नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री से मौर्योत्तल काल। तो मौर्योत्तल काल में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे और कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों वंशों को ही हम मौर्योत्तल काल में गिनते हैं। जैसे कि उसके बाद जो है, जब मौर्यों का जो समय समाप्त हुआ, उसका शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश ने ही अपने अपने वंशों की स्थापना की। तो पहला है हमारा शुंग वंश। जब मौर्य वंश जो अंतिम शासक था वीरभद्र, इसकी हत्या जो थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। तो 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा थी। विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। और इसी के समय यानी शुंग वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो यवनों का भारत पर आक्रमण। तो यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यवनों को उन्होंने पराजित किया और मार के भगाया। इसके पश्चात पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र ने यवनों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। अब कालिदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास ने लिखा है। इसके अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग के जो पौत्र थे, जिसका नाम वसुमित्र था, उसने यवनों को परास्त किया है। यवनों को परास्त किया वसुमित्र ने। और वसुमित्र अग्निमित्र का पुत्र था। तो ये इसके बारे में जो है मालविका अग्निमित्रम में उद्धृत किया गया है, उसके अंदर लिखा गया है कालिदास के द्वारा। तो ठीक है, तो वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया था। पुष्यमित्र के पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि ने क्या किया? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। तो किसके आधार पर की है? तो अष्टाध्यायी के आधार पर की है। अष्टाध्यायी का जो राइटर है वो पाणिनि है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या कि जो पतंजलि जो है उसने महाभाष्य लिखा है और अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। अष्टाध्यायी का राइटर पाणिनि है और महाभाष्य जो लिखा है वो अष्टाध्यायी के आधार पर लिखा है। अब पुष्यमित्र का जो पुरोहित है वो कौन है? पतंजलि है। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दुगना कराया गया था। सांची के स्तूप का आकार दुगना हुआ था पुष्यमित्र के समय ही। और शुंग वंश के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप हैं भरहुत का स्तूप, बेसनगर का स्तूप, बोधगया के स्तूप। तो चारों स्तूप हैं। और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि सांची के स्तूप का आकार दुगना कराया गया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण स्तूप है भरहुत और बेसनगर, बोधगया का स्तूप है। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ था। संस्कृत भाषा और ब्राह्मण व्यवस्था का जो पुनरुत्थान हुआ था वो शुंग काल में ही हुआ था। और इसी के काल में पहला स्मृति ग्रंथ है, जो पहली बार जो स्मृति ग्रंथ जो मनुस्मृति है वो रचना की गई थी शुंग वंश के समय। पहला फर्स्ट स्मृति ग्रंथ, ये हमें याद रखना है क्योंकि मनुस्मृति पे कभी कभी समाचार में आता है, वाद विवाद होता रहता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था, ये याद रखना है हमें। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या जो है उसी के अमात्य वासुदेव द्वारा कर दी गई थी 73 ईसा पूर्व में। 73 ईसा पूर्व में उसी के जो अमात्य हैं वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी थी और एक नया राजवंश कण्व राजवंश की स्थापना की थी। तो कण्व राजवंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी, जिसने हत्या की थी। जो अंतिम जो शुंग वंश का शासक था देवभूति की हत्या किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या जो है सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी थी। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना की।
अब पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश जो है इसके संस्थापक कौन हुए? शिमुख हुए। शिमुख ने हत्या कर दी थी सुशर्मा की। सुशर्मा जो था वो कर्ण वंश का अंतिम राजा था, अंतिम शासक था, और इसकी हत्या जो है शिमुख ने कर दी थी। और शिमुख जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने और सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान जो है सातवाहन वंश की राजधानी थी, और ये गोदावरी के तट पे थी। जो गोदावरी नदी है उसके तट पर प्रतिष्ठान थी। ये अभी फिलहाल वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब हम जो सातवाहन वंश के प्रमुख राजा हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सातकर्णी। तो सातकर्णी जो है प्रमुख शासक था सातवाहन वंश का। 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजसूय यज्ञ किया था। चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित कराई थी सातकर्णी ने। तो सातकर्णी ही जो है उसने चांदी के सिक्के पर अश्व यानी घोड़े की आकृति अंकित करवाई थी। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी, ये एक उपाधि है जो धारण की थी सातकर्णी प्रथम ने। नानाघाट शिलालेख था। नानाघाट शिलालेख जो है उसमें जो है सातकर्णी प्रथम के उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो यदि हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ना है तो हमें नानाघाट शिलालेख के बारे को अध्ययन करना होगा। हाल प्रथम, तो हाल जो था वो सातवाहन वंश का 17वां शासक था। हाल ने प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सप्तशती, इसे गाथा हा सप्तशती की भी कहते हैं, की रचना की है। इसमें कितने हैं? 700 श्लोक हैं। तो एक जो सातवाहन वंश का जो शासक था हाल प्रथम, उसने गाथा सप्तशती की रचना की है। हाल के दरबार में ही गुणाढ्य निवास करते थे। तो जो सातवाहन राजा था हाल, उसके ही दरबार में गुणाढ्य रचना करते थे। और गुणाढ्य ने क्या किया है? बृहत कथा की रचना की है। तो बृहत कथा की रचना किसने की है? गुणाढ्य ने की है। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का कार्यकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच में रहा था। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमीपुत्र के समय में हुआ था। इसने क्षयरात वंश का नाश किया था, क्योंकि उसका शत्रु नहपान जो था वो क्षयरात वंश का ही था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ को भी जीता था। तो मालवा और काठियावाड़ को जीतने वाला जो शासक था सातवाहन राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी का अभिलेख का विजय उल्लेख है। तो यदि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो उसका विजय है वो कौन से अभिलेख में है? नासिक अभिलेख में। अब पढ़ेंगे हम यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। तो यज्ञश्री सातकर्णी का जो कार्यकाल था 165 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व के मध्य था। यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम का कार्यकाल 165 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व के मध्य तक था। तो ये जो था सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अंतिम शक्तिशाली शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो प्रथम है, इसके सिक्के पर मछली, शंख और जहाज अंकित है। तो 3 चीज़ अंकित है, मछली, शंख और जहाज जो है वो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर अंकित है। अब देखते हैं सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था वो पुलवामी चतुर्थ था। तो अंतिम शासक कौन था? पुलवामी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृतिक थी। प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा थी, और प्राकृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था प्राकृत को। सातवाहन के काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। तो चांदी और तांबे के सिक्कों का जो प्रयोग होता था उसको हम क्या कहते थे? कारसापन कहते थे सातवाहनों के समय में। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशों के सिक्के का भी प्रयोग किया। तो आर्थिक लेन देन के लिए कौन से सिक्के का प्रयोग किया था? सातवाहनों ने शीशे के सिक्कों का प्रयोग किया था।
तो शीशों के सिक्के का प्रयोग सातवाहनों ने किया था आर्थिक लेन देन के लिए। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा शुरू की थी। तो ये जो ब्राह्मणों को भूमिदान या भूमि को दान में देने या जागीर देने की प्रथा किसने की थी? सातवाहन शासकों ने की थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। तो ये मात्र सत्तात्मक थी, ये समय याद रखना है, मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी सातवाहनों में। प्रमुख वास्तुकला कार्ले का चैत्य जो भोरघाट पूना में है। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी इन्होंने करवाया था सातवाहन शासकों ने। अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण भी सातवाहन शासकों ने करवाया था। तुम्हें याद रखना है, कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, अमरावती, नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण, ये सब किसने करवाया था? सातवाहन शासकों ने करवाया था।